हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी शाही जी, मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा। डॉक्टर सुशील बाबू, डॉक्टर समीर जी, सिंडिकेट सदस्य नरेंद्र बाबू, ब्रजेश जी, सभी डीन, प्रधानाचार्य, प्राध्यापक गण, इस विश्वविद्यालय में कार्यरत या इससे जुड़े भाइयों बहनों और भारत के भविष्य यहाँ के विद्यार्थी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी यहाँ की प्रतिभावान शिक्षिकाएं जो हमसे बड़े हैं, उन्हें इस सभागार में मैं प्रणाम करता हूं। जो हम उम्र हैं उनको मेरा नमस्कार, जो छोटे हैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इस गौरवशाली मगध विश्वविद्यालय के 63वें स्थापना दिवस पर मेरी बहुत शुभकामनाएं इस विश्वविद्यालय के भविष्य के लिए। चूंकि आपने बहुत विस्तार से इस विश्वविद्यालय का अतीत सुना और विलक्षण चीजें सुनी, यह विश्वविद्यालय उस धरती पर है जिसकी पहचान दुनिया में ज्ञान और मोक्ष की धरती के रूप में। यह मगध में है, इसका नाम भी मगध विशेषण से जुड़ा हुआ है। पौराणिक और ऐतिहासिक धरती भूमि, वह पावन मिट्टी जहां भगवान विष्णु के पांव पड़े, वह पावन धरती जहां बुद्ध को ज्ञान मिला, जहां के साम्राज्यों ने अखंड भारत को पहला रूप दिया। मैं कल चंपारण के कार्यक्रम में था, आपको शायद विस्तार से पता होगा। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सबसे करीबी सहयोगियों में, और एक लंबी घटना है, मैं उसका चूंकि समय का अभाव होगा उल्लेख नहीं करता हूं। अनुग्रह बाबू की जितनी बड़ी भूमिका थी, आधुनिक बिहार को बनाने में जितना बड़ा उनका काम था, उसको मैं आज इस धरती पर हूं, मैं स्मरण करता हूं। मगध विश्वविद्यालय आपने विस्तार से सुना कि कैसे इसकी कल्पना की शुरुआत सत्येंद्र बाबू ने की, फिर कैसे यह बना, और दुनिया के दार्शनिकों में से एक, महान चिंतकों में से एक राधा कृष्णन जी ने इसकी कैसे नींव डाली, और इसकी शुरुआत कुलपति के रूप में डॉक्टर के दत्त पहले कुलपति आए। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इसको गौरव दिया। हमारे इस यशस्वी धरती के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र बाबू की कर्मभूमि भी है। आज जिस विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में हम सब उपस्थित हैं, यह उनके ही प्रयास और संकल्प की देन। मैं कहना चाहूंगा, मैं यहाँ के कुलपति हमारे शाही जी जो हैं, उनको मैं जानता हूं 10 वर्ष से। वो इंस्टीट्यूशन बिल्डर हैं, और जहां रहे हैं उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। मुझे यकीन है कि इस विश्वविद्यालय में भी वह अपनी छाप छोड़ेंगे, और यह विश्वविद्यालय उनके नेतृत्व में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में अपनी जगह बनाएगा। अपनी बात आगे करूं इसके पहले मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जानते होंगे कि आज दुनिया जिस कगार पर खड़ी है, महज चंद वर्षों में, 2, 4, 3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बदल देगा। हमारी जीवन शैली, हमारी पढ़ने की कला, हमारे विकास की रणनीति, कोई क्षेत्र छूता नहीं रहेगा। 1980 के बाद टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदलना शुरू किया, और कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, डेथ ऑफ डिस्टेंस, यानी मैं जिस गांव से आता हूं, जयप्रकाश जी के गांव से, वो 6 महीने बाद में रहता था। वहां से बंबई में मेरी नौकरी मिली। मुझे ट्रेनों को पकड़कर अलग अलग सीधे ट्रेन से 3-4 दिन लगता था। आज अगर पहले से मैं व्यवस्था करूं तो वायुवान से पटना हूं, 2 घंटे में अपने गांव पहुंच। इस डेथ ऑफ डिस्टेंस ने, यानी दुनिया को एक गांव बना दिया, ग्लोबल विलेज हो गई है दुनिया। उस ग्लोबल विलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य तय करने जा रहा टेक्नोलॉजी। चूंकि शाही जी इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, जैसा मैंने कहा, मैं उससे आग्रह करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यहां कोई बड़ा केंद्र बनाइए जो यहां के भविष्य को गढ़ेगा। और कैसे विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र ही नहीं, मुल्क
के विकास के केंद्र बनते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा। 3-4 दिनों पहले मैंने खबर पढ़ी, दुनिया की सबसे माननीय पत्रिका है इकोनॉमिस्ट, मैं वो खबर आपके लिए लाया हूं, 1 मिनट में छोड़ा है। अपनी जगह बनाई, अमेरिकन इकोनॉमी को आगे किया, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सिलिकॉन वैली जिसका आप नाम सुनते हैं, वो सिलिकॉन वैली के जन्मदाता वो यूनिवर्सिटी है, वहां के शोध, वहां के काम से गौरव मिला। ये इकोनॉमिस्ट की खबर है, यानी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और माननीय पत्रिका। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। कुछ साल पहले तक अमेरिका की टेक्नोलॉजी राजधानी सैन फ्रांसिस्को लड़खड़ा रही। कोविड-19 महामारी के पहले धारणा बनी कि सैन फ्रांसिस्को वे एरिया के स्वर्णिम दिन बीत चुके हैं। उसका असर अपराध, बढ़ते टैक्सों के कारण लॉस एंजल्स, मियामी सहित अन्य शहरों को माना जा रहा था कि वो प्रगति करेंगे। पर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जिस तरह से मनुष्य आगे बढ़ रहा है, मेडिसिन से लेकर के और लाइफ साइंसेज में, अर्थ साइंसेज में जो शोध हो रहे हैं, मनुष्य अमर होने की सपना देख रहा है, वो अपनी सारी बीमारियों से निजात पाने की सपना देख रहा है। ये टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के ग्रहों पर घर बना रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में आगे विकास होने वाला है। उस टेक्नोलॉजी का केंद्र वो है। पहले आप सुनते होंगे कि हमारे देश में ज्ञान के या सांस्कृतिक दृष्टि के केंद्र कौन होते थे? काशी, प्रयाग, गया, दक्षिण के केंद्र पुणे। यहां से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन का क्या मर्म है, हमारे उपनिषद इन चीजों से मिलता था। पर आज दुनिया सिलिकॉन वैली से इजाद की हुई चीजों से गांव-गांव, घर-घर आपका प्रभावित है। मोबाइल किसने खोजा? सारी चीजें। एक मैं नारायण मूर्ति जी का स्पीच पढ़ रहा था, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दुनिया का केंद्र, कैसे 10 चीजें उन्होंने खोजी जो घर घर दुनिया में आज उपचार से लेकर हर प्रयोग का माध्यम बनी हुई। अल्ट्रासाउंड मशीन किसने खोजी? फोटोकॉपियर, हर युग छोटी छोटी चीजें, फोटोकॉपियर हो और अल्ट्रासाउंड हो, मेडिकल डिवाइसेज हो, इन्होंने दुनिया को बदल दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, इसके दोनों पहलू हैं कि निर्माण में बड़ा रोल प्ले कर सकता है, विध्वंस की ताकत भी इसकी। पर कैंची के दोनों काम है, सर्जन के हाथ में है तो बेहतर काम वो जीवन देता है, और किसी गलत हाथ में उसका, मुझे उम्मीद है कि व्यवस्थाएं उसके बारे में सोचेंगी। अब आप देखें कि विश्व में सैन फ्रांसिस्को की गिनती नाकाम शहरों में होने लगी। अप्रैल 2020 से जुलाई 22 के बीच शहर की आबादी 8% कम हो गई। 30% से अधिक ऑफिस खाली थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैलिफोर्निया की कॉमर्शियल कैपिटल को फिर सुर्खियों में खड़ा कर दिया। विस्तार से खबर है, अमेरिका के शेयर मार्केट में जितनी बड़ी पूंजी आई है आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आई, और उन बड़ी कंपनियों में लोग लगा है। मगध की धरती जिसने जब कोई कल्पना नहीं की, तब इस देश को साम्राज्य का आकार दिया। तो यहाँ प्रतिभाओं की, श्रम की कमी नहीं है। और हमारे कुलपति जी बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि नो निगेटिविटी। और आपके बीच तो हमारे महेंद्र बाबू और भोला बाबू उपस्थित है, जिन्होंने अपने उद्यम और श्रम से चीजों को खड़ा किया। आज शिक्षा का महत्व क्या है, मुझसे आप पूछे तो मैं 2 पंक्ति में आपको बताऊंगा। जब हम लोग बच्चे थे, गांव में बड़े हो रहे थे, तो कहा जाता था कि आप टाटा, बिरला या जमींदार या राजा या दतिया नरेश या आप यहाँ जो छोटे बड़े लोग हो कैसे बन सकते हैं? तो लोग कहते थे नियति है, यह आपके भाग्य में हो। दुनिया आज इसको नॉलेज एरा कह रही है, ज्ञान का युग। इस ज्ञान के युग में संभव होता है कि एक नारायण मूर्ति गरीब परिवार, साधारण परिवार, एक टीचर के बेटे के रूप में पैदा होते हैं, और वो एक अपने जीवन में ईमानदारी से पूरी दुनिया में जो बड़े घराने उनसे बड़ा यश ग्रहण करते हैं शिक्षा के माध्यम से।
अनेक नाम मैं आपको ले सकता हूं। गया में वो एक गोली है, कौन सा, जहां से निकले IIT के बच्चे, अत्यंत समाज के खटवा टोली, आज वो लड़के कर रहे हैं। यानी शिक्षा का महत्व समझिए, नॉलेज एरा पर शिक्षा के लिए श्रम करना होगा। शिक्षा सिर्फ अभी नारायण मूर्ति ने कहा है, जिस पर बड़ी प्रतिक्रिया मुझे लोगों की सुनी, कम से कम 80 घंटे देश में आप काम करिए सप्ताह में, तब आप चीन के बराबर हो सकते हैं। ये संकल्प एक व्यक्ति ने 78 में संकल्प लिया कि उस देश को बदलना है। देख सियाओपिंग में लंबी कथा है, कभी पढ़िए, बड़ा प्रेरक है। हमारे यहाँ 14 के बाद जिस तरह चीजें बदल रही है, नई शिक्षा नीति से लेकर के अनेक क्षेत्रों में, काश ये चीजें आजादी के बाद हुई होती तो आज भारत दुनिया के लिए मार्गदर्शक होता। विवेकानंद का सपना हम बहुत पहले साकार किए होते, लेकिन 14 के बाद लगातार ऐसे प्रयास हर क्षेत्र में हो रहे हैं जो भारत को आज दुनिया में जो यश और प्रतिष्ठा दिला रहे हैं, उसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। नॉलेज एरा के बाद मैं यह पॉइंट आपसे रखना चाहूंगा कि उदारीकरण के दौर में जो युवा साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनसे कहना चाहूंगा, चाहे अलग अलग संकाय से, अलग अलग विषयों से जो उपाधि लेकर निकलते हैं, वो सचमुच ज्ञान ग्रहण करें। बिल क्लिंटन जब प्रेसिडेंट के रूप में आए हैदराबाद गए, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि मुझे बताया जाए कि भारत में 55 करोड़ युवा हैं। अगर ये 55 करोड़ युवा अपनी निष्ठा से, अपनी सिंसियरिटी से, ईमानदारी से प्रयास करें और सिर्फ 8 घंटे काम करें, तो भारत दुनिया का सिरमौर देश होगा। पर हमारे छात्र आज क्या चाहते हैं? शॉर्टकट, बिना पढ़े बेहतर डिग्री, बिना पढ़े करोड़पति बन जाए। ये प्रवृत्ति किसी समाज को खत्म कर देती है। इतिहास निकाल करके देखिए, जो समाज इस रास्ते पर चला उसका भविष्य नहीं रहा और न उस व्यक्ति का भविष्य रहा। और हमारे मनीषी तो बहुत पहले कह गए थे शिक्षा का महत्व क्या है। आज पश्चिम की दुनिया कह रही है नॉलेज एरा। हमारे मनीषियों ने हजारों वर्षों पहले क्या कहा? संस्कृत का श्लोक है, न चोर हार्य न राज हार्य न भ्रतृभाज्यम न च भार्करी वे कृते वर्धाति एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यानी जिसे चोर नहीं चुरा सकते, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकते हैं, जो न भार स्वरूप है, जो नित्य खर्च करने पर पड़ता है, ऐसा विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। पर सवाल है, इस धन का उपयोग आप आगे कैसे करें? ये याद कर ले, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला की धरती है। मैं विद्यार्थियों से सिर्फ आग्रह करूंगा कि आप सीखें अपनी परंपरा से। मैं आपको 10 चीजें बताता हूं अपने शास्त्रों से पढ़ने के बाद जो हमें लगा, द डेडिकेशन ऑफ ए क्लॉक है। विस्तार से मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कथा जानते हैं। द डिवोशन ऑफ सूरदास, द करेज ऑफ अभिमन्यु, द इंटीग्रिटी ऑफ राम, द स्ट्रेंथ ऑफ दुर्गा, द फेथ ऑफ प्रहलाद, द फोकस ऑफ अर्जुन, द स्ट्रेंथ ऑफ सीता, द लॉयल्टी ऑफ श्रवण, द पेशेंस ऑफ मंदोदरी। ये 10 प्रकरण आप जानिए। आप क्या कहते हैं कि मतलब वो शक्ति और ऊर्जा आपको मिलेगी अपना भविष्य करने की, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आजकल राम की बहुत चर्चा। मैं एक चीज जो निरंतर सोचता हूँ, उस पर जरा आप सोचिए। बोला ने उल्लेख किया, एक व्यक्ति संकल्प से क्या कर सकता? राम को शाम तक पता है कि मैं अवध का नरेश होने जा रहा हूँ। अचानक पता चलता है कि नहीं, आपको जेल, आपको वनवास जाना है, बन जाना है। कोई चेहरे पर फर्क नहीं पड़ता। और वनवास को वो कैसे अवसर के रूप में तब्दील करते हैं, समाज का एकीकरण करते हैं, कैसे केवट से उनका संवाद होता है, सबरी से मिलते हैं, उनके यहाँ खाते हैं। और वनवास के लिए जब निकलते हैं तो कहीं भी राजकुमार राजपुत्र होने का संकेत भी नहीं देते। लाभ लेने की तो बात दूर, उसके बारे में सोचते तक नहीं। राम को वन गमन और यात्रा के दौरान अनेक प्रस्ताव मिलते हैं राजमहलों में रहने के, पर राजमहलों में रहकर वनवास काटने के। पर राम कुटिया बनाते हैं, अपने लिए घास पर सोते हैं। सीता का अपहरण होता है तो वह भी न तो अयोध्या के परिवार से, न अयोध्या से, न सीता के जनकपुर से, न अपने ननिहाल कौशल राज से कहीं मदद नहीं मांगी राम ने। वह वनवास में आई सारी चुनौतियों को अपने बूते, अपने प्रयास से महजराम बनकर, राजपुत्र बनकर नहीं, राजकुमार बनकर नहीं, अपनी सेना बनाते हैं और कैसे इसका सामना करते हैं। और जब अयोध्या की गद्दी उन्हें मिलती है तो वो
जिन राज्यों को जीते होते हैं उनको अपना अंग नहीं बनाते, उनको वापस कर देते हैं। ये हमारे यहाँ की स्थिति है। मैं आपसे कहूंगा, आजादी की लड़ाई में काशी विद्यापीठ बना, शाही जी बड़े इच्छुक रहते हैं, इन चीजों को ढूंढते हैं। वहाँ एक बहुत पहले किताब निकली थी हीरक जयंती पर, जो उद्बोधन वहाँ हुआ बड़े बड़े गांधी जी से लेकर, पंडित जी से लेकर, जयप्रकाश जी से लेकर, उसमें देश के पहले आचार्य भगवान दास का संबोधन है। वो विद्यार्थियों को हर विश्वविद्यालय में रखा जाना चाहिए। लिंकन ने जो प्राइमरी स्कूल के टीचर को पत्र लिखा कि कैसे शिक्षा मेरे बच्चे को दे, वो पत्र हर एक की जुबान पर होना चाहिए। अगर आप इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी के साथ अपना जीवन बनाना चाहते हैं, और याद रखिए कि मूल्यों के बिना, प्रतिबद्धता के बिना, सही और ईमानदार श्रम के बिना आप कुछ समय के लिए तो यश पा सकते हैं, लेकिन ना अपना जीवन बना सकते हैं, और वो बहुत अच्छा अंत उसका नहीं होता। आप आनंद कुमार को जानते हैं, सुपर 30। आप जानते हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद जी का काम किस तरह का प्रभावशाली है। पटना में ये दोनों काम चल रहे हैं, पर यहाँ पटवा टोली के जो बात आप कर रहे थे, एक वहां वर्षों से एक लड़का आईआईटी के लिए गया और लौटा, और हर साल अपने मोहल्ले के लड़कों को आईआईटी के लिए प्रेरित करने लगा। नतीजा आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अनेक क्षेत्र हैं। आज भारत में स्टार्टअप्स की धूम, और आपको पता होगा पिछले साल के आखिरी तक जो आधिकारिक डाटा है, 1,15,000 से अधिक स्टार्टअप्स को भारत सरकार ने मान्यता दी। अनेक अवसर हैं, बिलियन डॉलर पूंजी लगी और अनेक युवाओं को अवसर मिल रहा है, और ये सारे काम हमारे युवा कर रहे हैं। क्यों नहीं आप स्टार्टअप के केंद्र को सोचते? अगर आपके अंदर क्षमता है, दृष्टि है और प्रतिबद्धता, तो मगध की धरती के लोग तो दुनिया में अपनी जगह बना सकते हो, सिलिकॉन वैली को पीछे छोड़ सकते हैं। तो डू इट विद ऑनेस्ट कमिटमेंट, तभी रास्ता आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊं, बिहार में ये स्टार्टअप देखिए, जुआ स्टार्टअप से कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक युवा है मधुबनी के, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग से लेकर काम शुरू किया। नए तरीके से शॉल, गमछा, मफलर, दुपट्टा, साड़ी आदि पर मिथिला के ग्रामीण कलाकारों से मधुबनी पेंटिंग बनवाकर देश भर में भेज रहे हैं। इसी तरह की युवा भागलपुर में है, जिन्होंने बंद पड़े लूम को चालू कराया, बुनकरों के साथ मिलकर हैंडलूम का काम शुरू किया। उसकी मांग देश भर में हो रही है। एक युवा ने बिहार के सभी धरोहरों का रिप्लिका बनाकर मोमेंटो और पेंटिंग बनाना शुरू किया। पटना के गोल घर का रिप्लिका बनाकर गुल्लक बनाना शुरू किया। देश भर में फैले बिहारी उससे मंगा रहे हैं। इसी तरह बिहारी ने ओला की तर्ज पर लोकल टैक्सी सर्विस शुरू किया। आप एक तरफ से कम किराए में टैक्सी लेकर जा सकते हैं। ऐसे न जाने कितने प्रयोग चल रहे हैं। पर ये आइडिया कहां से आपको आएंगे? जब ज्ञान की भूख आपके अंदर पैदा होगी। आप बुक पढ़ें, लाइब्रेरी में समय दें, इस स्थापना दिवस पर भविष्य बनाने का, जैसा शाही जी ने कहा, संकल्प लीजिए और भविष्य आपकी मुट्ठी में है। जैसा मैंने बताया, विश्वविद्यालयों ने कैसे प्रतिभा पैदा करके इकोनॉमी बदल दी है। इंडाउमेंट फंड बनाइए, हार्वर्ड से लेकर के दुनिया के बाकी बड़े विश्वविद्यालय, इंडाउमेंट फंड उनके पास बिलियन डॉलर्स के हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा धीरे धीरे बनाकर किया है। अनेक किताबें मैं आपको बताता, न्यूयॉर्क हरारी से लेकर ऐसे इंसान का विकास कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, 21st सेंचुरी 21st लेसन्स, या पढ़िए दुनिया कहां जा रही है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि यह जयप्रकाश जी का, चूंकि मैं गांव का हूं, सिखों द्वारा आश्रम उन्होंने पास में बनाया। उन्होंने कहा था कि युवकों की ताकत क्या है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत का तरुण नहीं तो कौन जिम्मेदारी निभाएगा। इस देश का अध्यात्म बूढ़ों की वस्तु नहीं, जवानों की वस्तु रही है। जब ऋषिकेश ने जीवन के कुरुक्षेत्र में अपूर्ण अध्यात्म का पांचजन्य फूंका, तब वो वृद्ध नहीं हुआ थे, वो थे साथी भारत के उत्कृष्ट तरुणाई के। जब अपनी प्रिया की गोद में नवजात राहुल को सोया छोड़ सिद्धार्थ अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक क्रांति के पथ पर चल पड़े, तो वृद्ध नहीं हुआ थे। अद्वैत के अनंतम शोध शंकर ने जब अपनी दिग्विजय यात्रा की थी, तब वे वृद्ध नहीं हुआ थे। विवेकानंद ने शिकागो के रंगमंच पर जब वेदांत के सार्वभौम धर्म का उद्घोष किया, तब वे वृद्ध नहीं हुआ थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दावानल में कूदकर जब अध्यात्म का अग्नि प्रयोग किया, तब वे वृद्ध नहीं हुआ थे। ये युवकों की ताकत है। एक भारत की जो नई शिक्षा नीति है, उसमें बड़े अवसर हैं, आप उस पर काम करें। बड़ी चीज हो रही है, आपकी पीढ़ी बड़ी चीज विटनेस करेगी। देश ने कॉलोनियल रूल से अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया। इस अमृत काल में हम आजादी के 100 वर्षों के सबसे निर्णायक दौर में हैं। यह भारत के एक
विकसित राष्ट्र बनने के अगले 25 वर्षों की यात्रा का आरंभ है। कॉलोनियल रूल से मुक्ति की अपनी आजादी की शताब्दी 47वें मुल्क मनाएगा। यह आने वाले 25 वर्षों के हमारे कर्म, समर्पण, त्याग, संकल्प, मेहनत और लगन पर निर्भर है। जो काम हो रहे हैं 14 के बाद कभी दुनिया के बाहर, दुनिया के बाहर बात की पहचान किया। मैं पहली बार विदेश गया अमेरिकी सरकार के निमंत्रण पर, तो सांप, मछुएरों, सांपों का देश, जादुओं करने वालों का देश, साधु संतों का देश के बारे में हमारी पहचान। हम महीने भर लगभग हम लोग थे, देश के 5 बड़े पत्रकार गए थे, उसमें मैं भी था। कभी कभार कोई निगेटिव खबर मिल जाती थी। आज मैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो सम्मान भारत को आज हासिल हुआ है वो पहले कभी नहीं था। इस सम्मान को आपको आगे बढ़ाना है तो आपकी भूमिका होनी चाहिए। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति का हाल का बयान है, पिछले 300 वर्षों में हमारे देश के इतिहास में पहली बार भारत को राष्ट्रों की नजर में कुछ सम्मान मिला, और यह जिम्मेदारी है हर भारतीय को, बल्कि उससे भी अधिक युवाओं को, विद्यार्थियों को उस सम्मान को मजबूत करना है, उस सम्मान को कई गुना बढ़ाना है। ये उनका पॉडकास्ट पर रिकॉर्ड है, आप उसको पढ़िए। आप सबने बहुत ध्यान से और धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और थोड़ा जल्दी में भी बोला क्योंकि मुझे कल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान देना, और अभी मैं निकलूंगा, तो मंच से भी क्षमा चाहूंगा, आपसे भी क्षमा चाहूंगा कि मैं मुझे आप जाने की इजाजत दें। मुझसे जो भी संभव हो सकेगा शाही जी, इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा भोला बाबू। ये हमें उस रूप में सोचना चाहिए जैसे स्टैनफोर्ड ने अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया को बदल दिया, अमेरिकी इकोनॉमी को बदल दिया। अब मगध के लोग, जिन्होंने जब कोई कल्पना नहीं की थी मगध साम्राज्य भारत की शान और शौकत का प्रतीक बना, क्यों नहीं हम इस विश्वविद्यालय में वो चीजें करें कि यह सिलिकॉन वैली, स्टैनफोर्ड की तरह दुनिया को नई रोशनी दे, मगध की धरती। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी धरती रोशनी